हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का जो प्रैक्टिस टेस्ट रहेगा वो पर्यावरण पर आधारित होगा और इस प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जिसका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। अधिकतर एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं और थोड़ी सी कन्फ्यूज़न की वजह से आपके जो ये क्वेश्चंस है कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चंस की जो बारीकियाँ हैं उनको देखेंगे और उनको समझेंगे भी, और इसके साथ साथ पर्यावरण पर आधारित टॉप 1000 MCQs को प्रैक्टिस टेस्ट के जरिए रोज़ाना सॉल्व करवाया जाएगा हमारे चैनल पे, जिससे आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जैसे यूपी पीसीएस हो गया, आरओ एआरओ हो गया, यूपीएसआई हो गया, टेट सीटेट सुपर टेट हो गया, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन सभी प्रैक्टिस टेस्ट की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टेस्ट की तरफ। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बायोडिग्रेडेबल, जिसे बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय, ठीक है, जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल को बोलते हैं, सामग्री नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से जो विकल्प दिए हैं उनमें से जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो बायोडिग्रेडेबल सामग्री नहीं है उसे बताना है। पहला विकल्प है कपास नहीं है, या विकल्प बी है जानवरों की हड्डियां नहीं है बायोडिग्रेडेबल, और सी है एल्यूमिनियम फॉयल नहीं है, और डी है लकड़ी नहीं है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन का जो सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प जो सी है, एल्यूमिनियम जो फॉयल है ये जो है बायोडिग्रेडेबल जो है नहीं है। ठीक है, और बायोडिग्रेडेबल कहते किसे हैं? ऐसे जो जीव हैं जिनके माध्यम से जो जिन पदार्थों का जो रासायनिक विघटन जो होता है, जो रासायनिक विघटन संभव हो, उसे जो है जैव निम्नीकरण या बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रही है वो देखते हैं। प्रश्न 2 कह रहा है कि पारितंत्र के जो दो मूल घटक हैं, पारितंत्र के दो मूल घटक कौन कौन से वो बताना है। तो पहला विकल्प है पौधे और प्राणी, और जीवी और आजीवी, और सी है पौधे और प्रकाश, और डी है घास पात और सूक्ष्म जीव। तो पारितंत्र के जो दो मूल घटक हैं, जो पारितंत्र है इसके जो दो मूल घटक हैं वो हमें बताना है। कौन कौन से दो मूल घटक हैं? विकल्प हमने बता दिया है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प बी जो है जीवी और आजीवी। ठीक है, ये जो है पारितंत्र के दो घटक हैं, जैविक या अजैविक भी बोल सकते हैं, जैविक या अजैविक। ठीक है, अजैविक, ये सभी दोनों जो है ये पारितंत्र के जो है मूल जो घटक हैं। ठीक है, अगर हम पारितंत्र की संकल्पना को देखें तो पारितंत्र की संकल्पना 1935 में जी टांसले, ठीक है, जी टांसले द्वारा जो है इस संकल्पना को प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, किसको? पारितंत्र को, जिसको इंग्लिश में इकोसिस्टम भी बोलते हैं, इकोसिस्टम, ठीक है, भी बोलते हैं पारितंत्र को। ठीक है, कौन? 1935 में जी टांसले, ठीक है, ने संकल्पना को जो है ये प्रस्तावित किया था। ठीक है, और टांसले के ही अनुसार जो है पारितंत्र के जो दो मूल घटक हैं वो हैं जीवी और अजीवी, जैविक या अजैविक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वप्रथम, ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का जो प्रयोग है किसने किया था? तो विकल्प है, पहला विकल्प क्या है इसमें? जी टांसले, और बोर, फिर जे थॉम्सन या न्यूटन। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? विकल्प जो ए है जी टांसले, अभी हमने बताया कब? 1935 में। ठीक है, जी टांसले पारिस्थितिक तंत्र का, ठीक है, और पारिस्थितिक तंत्र का जो इकोसिस्टम जो है इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो थे जी टांसले या टेंसले। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नेक्स्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहेंगे? किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पशु हैं उनके साम्राज्य को क्या कहा जाएगा? तो पहला विकल्प है फ्लोरा, बी फौना, और सी बायोस्फीयर, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो जिस किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में जो पशु पाए जाते हैं उनके साम्राज्य को क्या कहते हैं? उनके साम्राज्य को कहते हैं फौना। ठीक है, बी जो है फौना बोलते हैं। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना आपने पढ़ा होगा, लेकिन जो किसी विशेष भौगोलिक जो क्षेत्र है उसमें अगर जो पशु पाए जाते हैं उनके जो साम्राज्य को फौना या फौना बोलते हैं। ठीक है,
ये विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, और फ्लोरा किसे कहते हैं? किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाली जो वनस्पति है, ये जो है वनस्पति को, जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु की जगह अगर वनस्पति होता तो ये फ्लोरा आंसर इसका सही होता। ठीक है, इसका आंसर क्या सही होता? फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु की जगह अगर वनस्पति होता तो इसे क्या कहते हैं? फ्लोरा कहते हैं। ये वनस्पति के लिए है। ठीक है, वनस्पति। ठीक है, फ्लोरा वनस्पति के लिए, फौना जानवरों के लिए या पशुओं के लिए, जानवरों के लिए या पशुओं के लिए। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न नेक्स्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अजैविक नहीं है? निम्नलिखित में से जो नीचे विकल्प हैं उनमें से जो अजैविक नहीं वो बताना है। तो विकल्प पानी, मृदा, हवा, कवक। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा जो अजैविक नहीं है? तो विकल्प हो जाएगा डी जो हमारा है कवक जो है ये अजैविक नहीं है। ठीक है, बाकी जितने हैं पानी, हवा और मृदा जो हैं ये अजैविक घटक है। ठीक है, मृदा भी, पानी भी और हवा ये क्या है, कौन से घटक हैं? अजैविक घटक हैं। लेकिन जो कवक है, जो इसमें कवक है वो अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, क्लियर है। और अगर हम जैविक घटकों के बारे में देखें तो उनके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो उनके अंतर्गत जितने भी जीव जंतु हैं पर्यावरण में, जो जितने भी जीव जंतु जो रहते हैं पर्यावरण में या आपके जो चारों तरफ इन्वायरमेंट है उसमें जितने भी जीव जंतु, ठीक है, जीव जंतु या स्पीसीज़ जीव जंतु रहते हैं वो सभी जो हैं जैविक घटक में आते हैं। ठीक है, जिसमें और ये पर्यावरण जिसमें क्या होता है जलचर, कहने का मतलब है कि जल में रहने वाले जलचर। ठीक है, नभचर आकाश में पक्षी हो गए, नभचर। ठीक है, नभचर और स्थलीय जीव। ठीक है, स्थलीय जीव ये सभी जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जो भी है आपके जितने अजैविक घटक अगर हम बात करें, जो अजैविक घटक होते हैं तो अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं हमारे जो हैं? मृदा है अजैविक घटक में, आपका मृदा आ जाएगा अजैविक घटक में। जो मृदा है अजैविक घटक, पानी है आपका अजैविक घटक, हवा है आपका जो अजैविक घटक, कोई स्थलाकृति हो गई वो आपकी अजैविक घटक है। ठीक है, ये सभी जो हैं क्या हैं? अजैविक घटक हैं। और जैविक जो घटक होते हैं इसके अंतर्गत पोषण एवं जीवित जो है, जो जैविक घटक के अंतर्गत जो है, जैविक घटक के अंतर्गत पोषण एवं जीवित, ठीक है, एवं जीवित रहने के लिए जो जरूरी चीज़ें होती हैं वो सभी जो हैं जैविक घटकों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा? जो अजैविक नहीं है वो है कवक जो है यह अजैविक नहीं है। सही विकल्प हो जाएगा डी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कह रही वो देखते हैं। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय EFCC ने अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से किस दुर्लभ एवं लुप्त प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल प्रारंभ या आरंभ किया था? तो विकल्प हैं हिम तेंदुआ, बी भारतीय गोंडा, सी गुजरात का सिंह और डी है बंगाल का टाइगर। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प जो ए है हिम तेंदुआ जो है इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या करी वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चिपको आंदोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जितने भी प्रश्न ये प्रश्न जो है मैक्सिमम जो पेपर होते हैं आपके उनमें पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। चिपको आंदोलन संबंधित है तो किससे संबंधित है? पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से, पादप प्रजनन से। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प जो ए है पादप के संरक्षण से या पेड़ पौधों के संरक्षण से जो है चिपको आंदोलन जो है ये जो है संबंधित है। और ये कब स्टार्ट हुआ था और कहाँ स्टार्ट हुआ था? ये चिपको जो आंदोलन है यूपी के चमोली जिले, ठीक है, चमोली जिले, कब? 1973 में, 1973 में जो है आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, और इस समय जो है इस समय जो ये तब जो है ये यूपी के चमोली ज़िले में स्टार्ट किया था। इस समय जो है ये जो चमोली है ये कहाँ पड़ता है? ये इस समय आता है उत्तराखंड में। ठीक है, ये कहाँ आता है? उत्तराखंड में। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो है विभाजन हो गया है, उत्तर प्रदेश का जो है बंटवारा हो गया है, तो ये इस समय उत्तराखंड का भाग है। ठीक है, कहाँ का? उत्तराखंड राज्य का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है? तो पहला ग्रीनफील्ड है, ग्रीन पीस है, या क्लीन एन है, या इको फ्रेंड है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? तो सही विकल्प हो जाएगा जो विकल्प बी है, ग्रीन पीस जो है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है जिसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरण की समस्या संबंध होकर विश्व को बचाना है। ठीक है, ग्रीन पीस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या करी वो देखते हैं। प्रश्न संख्या कह रहा है कि भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल, ठीक है, जैव बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर और रिजर्व कितने हैं भारत में टोटल? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प जो सी है, 18 जो है भारत में टोटल जो है संरक्षित जैवमंडल या बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं अगर हम देखें, जिसमें नीलगिरी हो गया, हमारा नीलगिरी हो गया, नोकरेक हो गया, नंदा देवी हो गया, मानस हो गया, मन्नार की खाड़ी जो है ये हो गया, ग्रेट निकोबार हो गया, सुंदरबन हो गया, सिमलीपाल हो गया, डिब्रू सैखोवा हो गया, दिहांग देबांग हो गया, और पंचमढ़ी हो गया जो 1999 में जिसकी स्थापना हुई थी, कंचनजंगा हो गया जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी, अगस्त्या मलाई हो गया जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी, अचानक कमार जिसको अमरकंटक बोलते हैं 2005 में जिसकी स्थापना हुई थी, कच्छ यानी जो ज्ञान भारती के नाम से भी जाना जाता है, जो ये बायोस्फीयर रिजर्व है और जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी, शीत रेगिस्तान है जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, शेषाचालम पहाड़ियाँ हैं जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी, और पन्ना जो अभी भी सबसे नया बना 2011 में बना हुआ है, पन्ना जो है ये 2011 में जो है बना हुआ है, और ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, टोटल 18 जो है हो गए। ठीक है, तो मैक्सिमम कभी कभी पूछा जाता है कि जो नीलगिरी है जो बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना भी आप याद रखें 1986 में हुई थी। ठीक है, नीलगिरी की। और कभी कभी मानस भी पूछ लेता है, जो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है इसकी भी पूछ लेता है कि स्थापना कब हुई है, तो इसकी भी याद रखिएगा 1989 में हुई थी, 1989 में हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगला क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। प्रश्न अगला कह रहा है कि दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दांडेली जो वन्यजीव अभ्यारण्य है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो विकल्प है केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? जो दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य है किस राज्य में स्थित है? तो सही विकल्प डी हो जाएगा, कर्नाटक में जो है दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है स्थित है। ठीक है, ये जो अभ्यारण्य है तो कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? ये है 866.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। और यह जो अभ्यारण्य है पक्षी प्रेमियों का जो स्वर्ग कहा जाता है। इस अभ्यारण्य को जो है, इसी अभ्यारण्य को दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य को क्या कहा जाता है? पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग, पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाता है। इसी को प्रेमियों का स्वर्ग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। एक और जानकारी आपको मिल जाती है इसी के साथ। और क्योंकि यहाँ पे जो पक्षियाँ हैं, जो क्यों कहा जाता है पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग? क्योंकि जो पक्षियों की जो प्रजातियाँ हैं लगभग 200 या 200 प्रजातियाँ जो हैं पक्षियों की जो हैं पाई जाती हैं। ठीक है, और अगर हम प्रमुख जीव की यहाँ पे हम बात करें इसी अभ्यारण्य में, दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य में जो प्रमुख जीव की बात करें तो इसमें हॉर्नबिल, आपने सुना होगा हॉर्नबिल, ये इसमें एक प्रमुख जीव है। और चितकबरा और हाटिल काला पेंथर, और चितकबरा हाटिल काला पेंथर राइट डाउन भी करते जाइएगा साथ में। और अगला है मालावाट गिलहरी। ठीक है, मालावाट गिलहरी। ठीक है, गिलहरी। और फिर है मंट जैक भी आप लिख लीजिएगा, भौंकने वाला एक हिरण होता है मंट जैक। फिर है किंग कोबरा भी, यहाँ पे जो है किंग कोबरा भी मिलता है, किंग कोबरा भी है, प्रजातियाँ हैं यहाँ पे किंग कोबरा। मगरमच्छ भी है। ठीक है, ये सभी जो जीव है पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नेक्स्ट क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है किठम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास जो है स्थित है? किठम झील हो गया और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है
किस शहर के पास स्थित है, ये प्रश्न कह रहा था। तो विकल्प क्या है, देखते हैं, झांसी, कानपुर, लखनऊ, आगरा। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प जो डी है, आगरा में जो है किठम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है आगरा शहर के पास स्थित है। ठीक है, और ये किठम झील जो है सिकंदरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे और आगरा से 20 किलोमीटर की दूर पे नेशनल हाईवे 2 जो है उस पर स्थित है। कहाँ पे जो है किठम जो झील है नेशनल हाईवे 2 NH2 पे जो है ये स्थित है। ठीक है, और किठम झील के साथ एक पक्षी विहार भी है जिसे सूर सरोवर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, किठम के पास ही एक पक्षी विहार भी है जिसे क्या जाना जाता है, सूर सरोवर पक्षी विहार या अभ्यारण्य जाना जाता है। ठीक है, और ये जो विहार नाम से जो था, इस पक्षी विहार में स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की लगभग 100 जो प्रजातियां हैं या 100 से ज़्यादा जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, और इसी के साथ इसी में लगभग 12 जो प्रजातियां हैं इसमें स्तनपाई। ठीक है, स्तनपाई जो हैं 12 प्रजातियां और 18 जो प्रजातियां हैं, लगभग 18 प्रजातियां, इससे ऊपर भी सरीसृप जो है इनका सभी का ठिकाना है। ठीक है, कौन, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, सरीसृप। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नेक्स्ट क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, जो इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है। तो विकल्प है कर्नाटक में, असम में, केरल में, आंध्र प्रदेश में। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, इराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे स्थित है, विकल्प जो सी है, केरल में जो है इराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है। और किस जिले में है ये इडुक्की जिले में है। किसमें, ये इडुक्की ज़िले में है केरल के। ठीक है, इडुक्की ज़िले में कहाँ, किस साइड में है, इंडिया के पश्चिमी घाट में। किसमें, पश्चिमी घाट में ये पड़ता है, पश्चिमी घाट में, याद रखिएगा स्थित है। और क्षेत्रफल अगर हम बात करें इसी इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 97 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर इसका क्षेत्र है। इसमें कौन कौन से इस उद्यान में पाई जाती है, तितलियाँ पाई जाती है, जानवरों और पक्षियों की अनेक जो है दुर्लभ प्रजातियाँ जो है इसमें मिलती हैं। और जो ये उद्यान है ये चाय के बागान के साथ साथ लहरदार पर्वतों पर धुंध की चादर का जो एक नज़ारा है वो पेश करता है। अगर कभी जाते हैं इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। उद्यान के लिए जो बागान भी फेमस है और लहरदार पर्वतों पर, मतलब पर्वतें कैसी लहरदार, इस तरह से धुओं की जो चादर है, एक नज़ारा जो है बहुत अच्छा यहाँ पे नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, केरल में है। ठीक है, विकल्प सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नेक्स्ट क्या कर वो देखते हैं। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि थट्टेकड पक्षी अभ्यारण्य, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। थट्टेकड पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, कई प्रश्नों में, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। थट्टेकड पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। तो विकल्प केरल में, अरुणाचल प्रदेश में, पंजाब या गुजरात। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प ए जो है, थट्टेकड पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, केरल में स्थित है। ठीक है, और कहाँ पे है, ये कोडमंगलम में है। ठीक है, कहाँ पे, केरल में, कहाँ, कोडमंगलम में है। ठीक है, और इसकी स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, लगभग ये 25 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है। विकल्प केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, जो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ पे स्थित है। तो विकल्प सी जो है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में जो है स्थित है। ठीक है, अगर हम अन्य जो अभ्यारण्य की बात करें, वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो इसमें एक हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य जो झारखंड में है, और आपने सुना होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान ये भी गुजरात में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है। दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये तो सभी को पता होगा, जो दुधवा है कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये हमारा यूपी में पड़ता है। ठीक है, सिमलीपाल इसी तरह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, उड़ीसा में है। सिमलीपाल कहाँ पे है, सिमलीपाल जो है ये याद रखिएगा, सिमलीपाल जो वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में पड़ता है। और अगर हम अन्य देखें तो जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पड़ता है, ये असम में पड़ता है, या असम भी बोलते हैं, असम में पड़ता है मानस राष्ट्रीय उद्यान। और फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पड़ता है, ये भी आपका कहाँ पड़ता है,
काजीरंगा की अगर हम बात करें, काजीरंगा ये भी जो है आपका असम में पड़ता है, ठीक है। घाना भी जो पक्षी विहार है, जो घाना पक्षी विहार है, घाना पक्षी विहार ये कहाँ पड़ता है, ये आपका राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में घाना पक्षी विहार। और एक कभी कभी पूछ लिया जाता है रणथंभौर जो है, रणथंभौर, ठीक है, थंभौर जो है ये कहाँ पड़ता है, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी जो है राजस्थान में आपका पड़ता है, ठीक है। क्लियर है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है, ठीक है। विकल्प है भारी धातु, ओजोन, माइक्रोप्लास्टिक्स, कीटनाशक। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, तो सही विकल्प हो जाएगा बी जो है, ओजोन जो है ये जलीय निकाय में होने वाले जो प्रदूषण हैं इनमें योगदान प्रदान नहीं कर सकता। कौन नहीं करता है, कौन, ओजोन, ठीक है। ओजोन जो है ये जो है जलीय प्रदूषण जो होते हैं, जलीय निकाय में जो प्रदूषण होते हैं उसमें जो ओजोन जो है ये योगदान अपना नहीं प्रदान करता, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि पार्थिनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। पार्थिनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। तो विकल्प देखते हैं, विकल्प क्या कह रहा है। पहला है बैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम, फिर बी है ओफियोमाइन माइया लैंटिनी, और फिर सी है सोल्वेनिया मोलेस्टा, और डी है हमारा जाइगोग्रामा बीकोलोराटा, ठीक है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, पार्थिनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, डी जो है जाइगोग्रामा और बीकोलोराटा, ठीक है। इसके द्वारा जो है इसको जो है नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। इसी को जो पार्थे नियम है, इसी को क्या बोलते हैं, इसको गाजर घास भी बोलते हैं, गाजर घास भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसे, जब गेहूं जो आयातित होता है उसके साथ जो है ये चली जाती है, ठीक है। गेहूं के साथ जो गेहूं आयात किया जाता है भारत को, भारत से जो आयात गेहूं किया जाता है तो वो गेहूं के साथ जो है ये प्रजाति जो है पार्थिनियम, जो गाजर एक प्रकार की गाजर घास है, ये उसके साथ गेहूं के आयातित गेहूं के जो भंडार आते हैं बाहर से आयात होके आते हैं तो वो उसके साथ जो है ये पार्थिनियम चली जाती है, ठीक है। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न प्रदूषक एजेंटों में कौन सा जो एजेंट है ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है। ओजोन जो परत उसमें जो छेद बनाने के लिए जितने भी एजेंट दिए हैं नीचे उनमें से कौन जिम्मेदार है। तो CO है और CFC है और SO2 है और CH4 है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी जो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। ये जो है ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। और अगर हम देखें कौन कौन सी गैसें हैं जो ओजोन परत में छेद बनाने की, इनकी अतिरिक्त हम देखें कौन कौन सी हैं, तो हाइलोजेंस भी है, हाइलोजेंस है और नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है। और हाइलोन भी है, हाइलोन 1211 हाइलोन है। और इसी में हाइलोन में 1301 भी है, ठीक है। और दूसरी अगर देखें ट्राईक्लोरोएथिलीन भी है, ठीक है। अगर दूसरा देखें तो कौन है, ट्राईक्लोरोएथिलीन भी है, ठीक है, ट्राईक्लोरोएथिलीन भी है। ये सभी जो है ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार गैसें हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नेक्स्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है, वे पदार्थ कौन कौन से हैं। तो आर्सेनिक, कैडमियम और सल्फर क्लोरीन और मरकरी साइनाइड, मरकरी सल्फर। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प जो सी है हमारा, मरकरी और साइनाइड जो है ये खतरनाक जो कचरे होते हैं उनमें पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थ हैं और इनके प्रत्यक्ष प्रभाव से जो है मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो ये 2 ऐसे पदार्थ हैं, मरकरी और साइनाइड, ठीक है। तो इनके प्रभाव से क्या होता है, प्रत्यक्ष प्रभाव से मृत्यु भी हो जाती है। मरकरी जो होता है, अगर हम मरकरी की बात करें जिसे पारा भी बोलते हैं, और रासायनिक अगर बात करें तो Hg भी इसको बोलते हैं, मरकरी को Hg में लिखा जाता है। ये पानी में जो घुलकर Hg जो है पानी में घुलकर क्या है, मिथाइल मरकरी बना देता है। क्या होता है, पानी में घुलकर मिथाइल
मरकरी, ठीक है, मरकरी बना देता है, ठीक है। थर्मामीटर है, बैरोमीटर, इसमें जो है पारे का जो है प्रयोग किया जाता है। अगर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। मीथेन जो उत्सर्जन का स्रोत नहीं है, विकल्प जो नीचे दिए हैं वो बताना है। मोटर वाहन नहीं है, पशुधन नहीं है, धान के खेत नहीं है, गन्ने के खेत नहीं है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा? विकल्प ए जो है मोटर वाहन जो है ये मीथेन उत्सर्जन के स्रोत नहीं है। धान के खेत जो है मीथेन उत्पन्न करते हैं, पशुधन जो है मीथेन उत्पन्न करते हैं, गन्ने के जो खेत है मीथेन उत्पन्न करते हैं, और जो मोटर वाहन है हमारा ये जो है मीथेन जो है उत्पन्न करने का या उत्सर्जन का स्रोत जो है नहीं है, ठीक है। और मीथेन जो है मेथानोजोनिक नामक जीवाणु द्वारा जैविक प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। जो मीथेन है हमारा, ये जो मीथेन है किससे उत्पन्न होता है? मीथेन जो होता है हमारा मिथानोजेनिक जो जीवाणु होता है, जेनिक जीवाणु, ठीक है, जीवाणु याद रखिएगा, जीवाणु मिथानोजेनिक जीवाणु होता है, इसके द्वारा जो जैविक प्रक्रिया की जाती है उससे जो होता है ये मीथेन जो है उत्पन्न होता है, ठीक है। चावल है, धान के खेत हैं तथा गन्ने के खेत में अगर जल भराव हो जाता है और उष्ण प्रकृति की मिट्टी जो होती है मीथेनो या जेनेसिस हेतु पदार्थ स्थिति उत्पन्न करती है, ठीक है। मिथानोजेनेसिस हेतु जो है आदर्श स्थिति, मतलब कि उत्पन्न करने की जो स्थिति है वो उत्पन्न करती है, ठीक है। धान के अगर खेतों में जो देखते हैं, धान के जो खेत हैं उनमें जो जैविक पदार्थ उत्पन्न होते, जैविक पदार्थ जो प्रयोग किए जाते हैं धान के खेत में, क्या जैविक पदार्थ जो प्रयोग किए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जैविक पदार्थ, ठीक है, जिनका इस्तेमाल किया जाता है धान के खेतों में, वह ही जो है मीथेन के जो उत्सर्जन होता है उसके संभावित स्रोत होते हैं। चावल की जो भूसी है वो भी जो है मीथेन को उत्सर्जन करती है। धान के खेत के साथ गन्ने के जो खेत हैं वो भी जो है मीथेन का उत्सर्जन करता है। पशुधन जो है मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत हैं। लेकिन अगर हम मोटर वाहन को देखें और मोटर वाहन को देखें, ये जो है मीथेन का उत्सर्जन ना होकर किसका उत्सर्जन करता है? जो मोटर वाहन है, मोटर वाहन से जो धुआं निकलता है वो किसका है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन याद रखिएगा मोनोऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड एवं, ठीक है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये मोटर वाहन से धुएं जो होता है उससे निकलते हैं, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि फ्लाई एश, सुना होगा फ्लाई एश क्या है? CO2 है, कार्बनिक कणिकीय पदार्थ हैं, या एश के लघुकण हैं, या NOx, ठीक है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प जो सी है, ऐसे ऐश के लघुकण, ठीक है, ऐश के लघुकण हैं, ऐश के लघुकण हैं फ्लाई एश, ठीक है। फ्लाई एश को उड़न राख भी बोलते हैं। फ्लाई एश को क्या बोलते हैं? उड़न राख भी बोलते हैं, उड़न राख भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? SO2, HNO3, I2 और PB, ठीक है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? तो सही विकल्प हो जाएगा SO2, ठीक है। क्यों? कि आजकल जो कारखाने हैं, इनसे जो है, जो कारखाने इनसे जो निकलता क्या है, इनसे कारखानों से SO2 और N2O जो है निकलता है। जो ताजमहल के जो पत्थर हैं, जो संगमरमर पत्थर हैं, उनका इनसे जो है SO2 से और N2O से क्या है, उन पत्थरों का जो है क्षरण हो रहा है, पत्थरों का क्षरण हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। और जिससे होता क्या है, मोस्टली होता ये, जिससे ताजमहल की जो चमक है, जो ताजमहल की जो वास्तविक चमक है वो दर पर दर वो जो ताजमहल की जो चमक है वो कम होती जा रही है, चमक कम होती जा रही है, ठीक है, या घटती जा रही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नेक्स्ट क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि कोलीफॉर्म जीवाणु की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है? रक्त में ई कोलाई का संक्रमण
आंत्र में ई कोलाई की उपस्थिति, नदी के जल में सूक्ष्म जीवों का संदूषण, डिब्बाबंद भोजन में सूक्ष्म जीव संदूषण। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, कोलीफॉर्म जीवाणुओं की जो संख्या है निम्नलिखित में से किसके बारे में एक सही अनुमान प्रदान करती है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प जो सी है, नदी के जल में सूक्ष्म जीवी जो संदूषण है उसका जो है एक अनुमान जो है ये प्रदान करती है। ठीक है, कोलीफॉर्म जो होता है विशिष्ट जीवाणुओं का जो है ये समूह होता है। ठीक है, विशिष्ट जीवाणुओं का ये समूह होता है। कौन, कोलीफॉर्म समूह किसका, विशिष्ट जीवाणुओं का, विशिष्ट जीवाणुओं का जो है ये समूह होता है। और जो करता क्या, जो मिट्टी, खराब सब्जियों और पशुओं के मल, गंदे जल में ये जो है पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं कोलीफॉर्म जीवाणु, ये मिट्टी में, और ख़राब जो सब्जियां हैं, सड़ी गली ख़राब सब्जियां, और पशुओं के जो मल हैं उनमें, पशुओं के मल या मल, और जो है गंदे जल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, जल में कौन सा, गंदा जल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है। भू जो क्षरण है किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो विकल्प है पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, वनोरोपण, वनस्पति हटाकर, अति चराई। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, वन रोपण से, मैक्सिमम अधिक से अधिक वनों की रोपाई होगी, वन ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे देश में, तो भू जो क्षरण है इसकी जो समस्या है वो काफ़ी हद तक जो है कम की जा सकती है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, भू क्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है, वन रोपण से। ठीक है, और क्योंकि जो वन रोपण अगर करेंगे तो भू क्षरण दिया, भू क्षरण का मतलब होता है भूमि का जो है अपर्दन कई तरह से होता है, भूमि का जो अपर्दन होता है कई तरह से होता है। इसके अपर्दन को रोकने के लिए या भू क्षरण को रोकने के लिए वनों की रोपाई कर सकते हैं, वनों की रोपाई कर सकते हैं जिसको वन रोपण बोलते हैं, और समुच्च जुताई भी कर सकते हैं, समोच्च जुताई, समोच्च जुताई। ठीक है, और पट्टीदार जो है खेती भी करके जो है इसको रोका जा सकता है, पट्टीदार खेती। ठीक है, पट्टीदार खेती के माध्यम से भी जो है भूक्षरण को रोका जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वनों की कमी और नगरीकरण और प्रदूषण को बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से हैं। वनों की जो कमी है और फिर नगरीकरण है और फिर जो है प्रदूषण का जो बढ़ना है, ये सभी किसके कारण हैं ये बताना है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण हो सकते हैं, वैश्विक तापमान के, या ओजोन रिक्तीकरण, या आबादी बढ़ना। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, चार विकल्पों में से सही विकल्प क्या हो जाएगा, तो विकल्प जो डी है ये सही हो जाएगा। विकल्प डी जो है आबादी बढ़ना जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो गैस है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, नाइट्रोजन जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प बी जो है नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, और जो नाइट्रोजन गैस है ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में जो नाइट्रोजन गैस है ये पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जलवाष्प, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस जो है गैस नहीं है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प बी जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नेक्स्ट क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। एक ग्रीन हाउस गैस है जो नहीं है, जलवाष्प नहीं, ओजोन नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प जो डी है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस जो है ये नहीं है। ठीक है, और अगर हम देखें ग्रीन हाउस गैस जो है इसकी जो संकल्पना है, ग्रीन हाउस गैस की जो संकल्पना है या इसके प्रभाव की जो संकल्पना है, इसकी सर्वप्रथम जो संकल्पना किसने दी थी 1824 में किसने दिया था, ई में जोसेफ फोरियर ने जो है ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना का सर्वप्रथम जो है प्रतिपादन या इन्होंने सर्वप्रथम संकल्पना को दिया था। ठीक है,
वायुमंडल में अगर हम और देखें ग्रीन हाउस कौन कौन सी पाई जाती है, तो CO2 हो गया, CH4 हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, O3 हो गया, ओजोन हो गया। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या है, CO जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो है ये ग्रीन हाउस जो है गैस नहीं है, ठीक है। और जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था, जो जो UNFCC जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट है, ये सम्मत है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए फरवरी 2005 से जो है ये प्रभाव में आया था, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण से या ग्रीन हाउस से जो है ये संबंधित है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल, क्या नाम था, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जो UNFCC, ठीक, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज से संबंध है, और स्पेशली ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए जो है 2005 से, फरवरी 2005 से प्रभाव में आया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न गैसों में कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो CO2, NO2, SHO4, O2। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, तो सही विकल्प हो जाएगा हमारा D जो है, O2 जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। क्या है ये ऑक्सीजन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ग्रीन कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उत्पन्न ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है, ठीक है। क्या है, लंबवत खेती है, या हाइड्रोकल्चर है, या जैविक खेती है, या जो दूसरा है इसी में यह है रोबो कल्चर। तो सही और विकल्प क्या हो जाएगा, जो विकल्प ए है लंबवत जो खेती है, ये इस प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा, लंबवत खेती जो है इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। कौन, लंबवत खेती, ठीक है। सही विकल्प जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो लंबवत खेती है, जिसको वर्टिकल फार्मिंग भी बोलते हैं। और ये कृषि का एक जो कृषि है इसका ग्रीन हाउस का एक तरीका है जहाँ पे उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स जो है एक उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी है, और एरोपोनिक्स जो है ये भी एक ग्रीन हाउस उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी है। इसके उपयोग से शहरों की जो बहुमंजिला इमारतें हैं इनके अंदर जो है वाणिज्यिक रूप से जो है व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस CHG क्या है, ठीक है। वो क्या है, CHG है क्या, वो बताना है। तो विकल्प नाइट्रस ऑक्साइड है, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड है, आर्सिन है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प ए जो है N2O जो है ये है, ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड है। CHG जो है एक नाइट्रस ऑक्साइड है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नेक्स्ट क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया था, ठीक है। तो सही महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात है, बिहार। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प बी जो है तमिलनाडु ने जो है पानी की जो कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य कर दिया था। कौन ने, तमिलनाडु ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 में स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया। तो सही विकल्प स्वच्छ हवा उपकर, पर्यावरण उपकर, GST प्रतिपूर्ति उपकर और स्थिरता प्रतिपूर्ति उपकर। तो सही विकल्प हो जाएगा सी जो है GST जो है प्रतिपूर्ति उपकर जो है ये इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके परिणामस्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है। तो गंदे पानी का सही निपटान न कर पाना, वनों की कटाई, जल संसाधनों का गलत वितरण, अत्यधिक जनसंख्या। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प ए जो है गंदे पानी का जो सही निपटान व्यवस्था नहीं है, जो सही निपटान है वो उचित व्यवस्था ना होने के कारण जो है गुणवत्ता में जो पानी की जो गुणवत्ता उसमें गिरावट आई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें वो देखते हैं। भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों के निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। कुछ देर पहले यही प्रश्न ऊपर मैंने बताया था। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सही विकल्प क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। बी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये पहला और एकमात्र राज्य जहाँ पर छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए जो है अनिवार्य कर दिया गया था। बहुत अच्छी बात है ये। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में जो उत्तर प्रदेश का राज्य जो नाम है, राज्य का नाम है गिनीज बुक ऑफ
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव द्वारा चलाया गया किस अभियान के द्वारा दर्ज किया गया था? तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है जब माननीय अखिलेश यादव जी जो है मुख्यमंत्री थे। बट ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट आज के टाइम में भी है, तो इस प्रश्न को देख लीजिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है इन्होंने अपना यूपी जो है उसका नाम जो है दर्ज कराया था, लेकिन किस अभियान के लिए दर्ज कराया था वो देखना है। तो स्वच्छ भारत के लिए, या क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी, या वन रक्षण, या वन बचाओ। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प बी जो है क्लीन यूपी और ग्रीन यूपी। ठीक है, क्लीन यूपी और ग्रीन यूपी अभियान के तहत जो है एक दिन में लगभग विभिन्न जिलों में लगभग 10 लाख जो है इन्होंने वृक्षारोपण कराया था। कितने? 10 लाख, बहुत ही ज़्यादा संख्या थी वृक्षों की वृक्षारोपण कराया था एक ही दिन में। ठीक है, 10 जिलों में। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन था, ये जो रिकॉर्ड था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित हो गया था और शामिल किया गया था। तो ये इस दृष्टि से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको आप जो है देख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नगर पालिका के कूड़े कचरे एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं, इन फर्नेस को क्या कहा जाता है वो बताना है। ब्लास्ट फर्नेस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई पेपरों में, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है, पूछा भी जा चुका है। कई एग्जामों में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो विकल्प, पहला विकल्प क्या है? ब्लास्ट फर्नेस, आर्क फर्नेस, इंसिनरेटर और फिर है ऑटोक्लेव। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? जो नगर पालिकाएँ हैं वो कूड़े कचरे को एक फर्नेस में जलाती हैं, उस फर्नेस का नाम बताना है। तो सही विकल्प हो जाएगा सी जो है विकल्प हमारा इंसिनरेटर जो है, इंसिनरेटर जो है ये सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, नगर पालिका जो है कूड़े कचरे को इंसिनरेटर में जलाती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, बहुत ही बेहतर प्रश्न, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना कब हुई थी? 1991, 2003, 1971, 2000। सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प सी जो है 2003 में जो है ये ग्लोबल फुटप्रिंट जो है इसकी स्थापना हुई थी। और ये ग्लोबल फुटप्रिंट मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क है मूल रूप से USA, संयुक्त राज्य अमेरिका और बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड में जो है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में स्थित एक स्वतंत्र जो है, जो एक फ्री जो है थिंक टैंक है। ठीक है, स्वतंत्र थिंक टैंक है। ठीक है, थिंक टैंक है कहाँ पे? USA में और बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड का जो एक है स्वतंत्र थिंक टैंक है। और जो इसका अगर मुख्यालय हम बात करें, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है कहाँ पे है? ये है ऑकलैंड में। कहाँ पे? ऑकलैंड। कहाँ पड़ता है ऑकलैंड? कैलिफोर्निया में पड़ता है, कैलिफोर्निया। ठीक है, कहाँ पड़ता है? कैलिफोर्निया में ऑकलैंड पड़ता है। और जो ये ग्लोबल फुटप्रिंट जो नेटवर्क है ये पर्यावरणीय जो पदचिन्ह है और जैव क्षमता सहित स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए जो है उपकरण विकसित करना है या इसको बढ़ाना है। ठीक है, पर्यावरण की जो पदचिन्ह है या उनकी जो जैव क्षमता है इसको स्थिरता या इसमें स्थिरता लाने के लिए या इनके उपकरण में बढ़ोतरी करने के लिए, उपकरण को विकसित करने के लिए या इनमें बढ़ोतरी या इनके बढ़ावा के लिए जो है ये ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों की अधिग्रहण की योजना शुरू की है? तो विकल्प झारखंड, हरियाणा, केरल, गोवा। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी जो है हरियाणा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्प बी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या करिए वो देख लेते हैं। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि मार्च 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके 12.3 GW कुल बिजली उत्पादन करने की क्षमता है? तो केरल में है, कर्नाटक में है, हिमाचल प्रदेश में है या असम में है? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प बी जो है कर्नाटक में। ये विकल्प बी जो है इसका सही जो विकल्प होगा बी सही ऑप्शन होगा। ठीक है,
कोशिश करिएगा कि इन प्रैक्टिस सेट को, जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा आने वाले समय में, ये सभी प्रैक्टिस सेट आपके कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस हमने ऐसे उठाए हैं जो मैक्सिमम एग्ज़ामों में ये क्वेश्चंस बार बार ही पूछे जाते हैं। ठीक है, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन से जुड़ा हुआ या इनसे रिलेटेड या संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। तो इन प्रैक्टिस सेट को आप बार बार देखिए, दिन में जितनी बार भी आपको टाइम मिलता है इन क्वेश्चंस को आप रिवीजन करिए, इनके नोट्स बनाइए, इनको लिखिए। जो चारों विकल्प होते हैं उनको भी आप समझिए कि कहीं क्वेश्चन उनसे ना बन जाए, तो उन विकल्पों को भी आप देखिए। और इसी के साथ ये जो प्रैक्टिस सेट था पर्यावरण पर बेस था, जो ये समाप्त होता है। चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल द्वारा बनाई गई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच गाइज।